हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 से लेके 10 तक का एनसीईआरटी नोट्स के साथ, जिसमें आपको पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ आपको दिया जाएगा। और जो आने वाला हमारा एग्ज़ाम है, खासकर 71वीं बीपीएससी और बीपीएससी का जो TRE 4 है, तो उसको ध्यान में रखकर इस क्लास को चलाया जा रहा है और क्लास 6 से लेकर 10 तक इसको कंप्लीट कराया जाएगा। इस क्लास में आप लोग क्लास 6 के चैप्टर 6 तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है पौधे को जानिए। आज के चैप्टर में हम पौधे के बारे में बहुत सारी चीज़ सीखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा। तो चलिए पेज बाय पेज हम पढ़ते हैं। चैप्टर है पौधे को जानिए, और फर्स्ट पेज में अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें पौधे के भाग के बारे में, साथ ही दोस्तों शाख, झाड़ी और वृक्ष के बारे में चर्चा किया गया है। तो देखिए, पौधे की भाग की बात करें तो पौधे में आपको तना, शाखाएँ, जड़, पत्तियाँ, फूल और फल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक एक भाग को, पौधे के एक एक भाग को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं नीचे। तो लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। और जो 6 चैप्टर हुए हैं, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसी तरीके से हमने ज्योग्राफी का भी क्लास 6 से लेके 10 तक का सीरीज चलाया था, जिसमें से क्लास 9 तक कंप्लीट है और 10th में 1-2 चैप्टर हो चुके हैं, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, पौधे को 3 भाग में बांटा गया है, शाख, झाड़ी और वृक्ष। शाक कौन सा हो गया, जैसे कि आप लोग टमाटर का पौधा देखे होंगे। टमाटर का पौधा क्या है, तो एक तरह का शाकीय पौधा है। वहीं बात करें नींबू का पौधा, ये झाड़ी टाइप के पौधे में आ जाता है। और वृक्ष की बात करें तो जितने भी बड़े पौधे हैं वो वृक्ष के कैटेगरी में आते हैं। जैसे आम का पौधा हो गया, इमली का हो गया, या फिर खजूर का हो गया। तो जितने भी बड़े पौधे हैं उसे हम वृक्ष बोलते हैं। आगे हम लोग एक एक कर जानेंगे। चलिए आगे जो चर्चा है वो है खरपतवार की। खरपतवार और खरपतवार नाशी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। खरपतवार क्या होता है, तो खेतों में एवं बगीचों में उगने वाले कुछ अनचाहे पदार्थ, जैसे आप लोग देखे होंगे कि गेहूं के खेत में बथुआ उग जाता है। वैसे तो हम लोग उसका साग के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन वह क्या है, एक तरह से खरपतवार ही है, अनचाहा पौधा है जो स्वतः उग जाता है, मतलब खुद उग जाता है। इसे खरपतवार कहते हैं। ये मुख्य पौधा या फसल की पोषण को रोक देते हैं। जो हमारा मुख्य फसल होता है उसके पोषण को क्या करता है, रोकने का काम करता है, इसीलिए इसे हटा दिया जाता है। खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं इसके लिए, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे शाख, झाड़ी और वृक्ष में क्या अंतर होता है। यहाँ पर देखिए, ये जो पौधा दिख रहा है ये है शाख, ये है झाड़ी और ये है वृक्ष। और तीनों में अंतर, शाख जो है दोस्तों हरा भरा, इसका जो तना होता है काफ़ी कोमल होता है शाख का, और यह छोटा होता है और इसकी शाखाएं भी कम होती है। तो ये हो गया शाख पौधा, जैसे हम लोग टमाटर का पौधा देखे थे एग्जाम्पल में। उसके बाद बात करें तो झाड़ी का, तो झाड़ी, इसका तना जो होता है मोटा होता है, किसके तुलना में, तो शाख के तुलना में, और कठोर भी होता है। इसकी शाखा तने के आधार से निकलता है। इसकी जो शाखा है तना के, यहाँ पर देख सकते हैं ये पौधा, ये तना है और यहाँ से निकला हुआ है, तो तने के आधार से निकलता है इसका जो शाखा है। उसके बाद बात करें वृक्ष की, तो तना जो है दोस्तों कठोर और बहुत मोटा होता है। इसका जो तना है वृक्ष का वो काफ़ी कठोर होता है और मोटाई भी ज़्यादा होता है, ऊंचाई भी ज़्यादा होता है, और शाखा तने के ऊपर से निकलता है। इसमें जो शाखा निकलता है तना के ऊपर से निकलता है, जहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर से निकला है। ठीक है, यहाँ देखिए नीचे से ही निकलना शुरू कर देता है। तो दोनों में ये अंतर है, तो इसको आप लोग देख लिए होंगे। चलिए अब हम लोग अगले पेज में जो चर्चा है वो है विसर्पी लता का चर्चा है। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्या होता है विसर्पी लता, तो कमजोर तना वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और भूमि पर फैल जाते हैं, इसे विसर्पी लता हो कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे खरबूजा का पौधा, यहाँ पर देखिए फोटो में दिख रहा है कि किस तरीके से खरबूजा का पौधा जमीन पर ही फैल जाता है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों एक तरह का लता है और इसे विसर्पी लता बोलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा, जैसे खीरा का पौधा हो गया या तरबूज का हो गया, ये सारा भी दोस्तों क्या है, एक तरह से लता ही है और विसर्पी लता ही कहलाता है। उसके बाद बात करें आरोही पौधा क्या होता है। वैसा पौधा
जो सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, जो किसी के सहायता से ऊपर चढ़ते हैं, जैसे लौकी का पौधा हो गया, आप लोग देखे होंगे। तो ये सब चीज़ जो है दोस्तों क्या है, आरोही पौधा हो गया। ठीक है, चलिए अब पौधे के भाग को एक एक कर हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तना के बारे में। तना जो है दोस्तों पौधे को वह भाग है जिससे पत्तियां, शाखा, कली, फल और फूल होते हैं। ठीक है, तना का कार्य क्या होता है, तो तना जल का संवहन करती है। तना क्या करती है, जल का संवहन करती है, जिससे जल में विलीन खनिज लवण जल के साथ पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। और जल के साथ जो खनिज लवण पौधे को प्राप्त होता है। और देखिए जल पौधे कहाँ से लेते हैं, तो जड़ के थ्रू जमीन से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। और तना उसको क्या करता है, संवहन का काम करता है और विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ठीक है, तो ये काम हुआ तना का। यहाँ पर देखिए तना जो में देखिए अगर उसको बीच से इसे काटा जाए तो इस तरीके से आपको छिद्र दिखेगा। और तने में जल ऊपर चढ़ता है, इसी छिद्र के माध्यम से तना से होकर जल ऊपर चलता है और पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। चलिए अब अगले भाग के बारे में जानेंगे, तो वो है पत्ती। देखिए आगे की क्लास जैसे जैसे बढ़ेगा इसके बारे में और डिटेल भी हम लोग पढ़ेंगे। तो एक एक चीज़ जानिए, बेसिक से लेके हाई लेवल तक कंप्लीट हो जाएगा साइंस का, अगर आप 10th क्लास तक के साइंस में आप ऐसे ही जुड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए पत्ती की बात करें तो पत्ती देखिए, ये यहाँ पर देखिए पत्ती दिया हुआ पत्ती है। पत्तियां में दोस्तों यहाँ पर ये देखिए इसको पटल बोलेंगे। ये तना है, तना से बीच में ये पर्णवृत्त के द्वारा पत्तियां जो है वो जुड़ी होती है। ठीक है, बीच में ये जो है दोस्तों इसको बोलते हैं मध्य सिरा, और ये उसमें छोटा छोटा सिरा भी होता है। ठीक है, तो इन सभी को मिलकर एक सिरा विन्यास का निर्माण होता है पत्ती में, और इसी के द्वारा पत्ती तना से जुड़ा होता है। किसके द्वारा, तो पूछा जाए तो किसके द्वारा जुड़ा होता है, तो पर्णवृत्त के द्वारा यहाँ से यहाँ तक देखिए तना से जुड़ा होता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करें तो सिरा विन्यास क्या होता है, तो सिराओं द्वारा बने जाल वाला डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। जैसे पत्ती को अगर सुखाया जाए तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारा जाल जैसा बना होता है, इसे ही सिरा विन्यास बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है दोस्तों पत्ती है, और इस पत्ती में ये बीच वाला जो लाइन है ये है मुख्य सिरा, और बाकी जो इस तरीके से दिख रहा है यही मिलकर एक जाल का निर्माण करता है, और इसी को सिरा विन्यास बोलते हैं। तो ये जो है इसमें दिख रहा है ये जालिका रूपी है। इसमें जो है दोस्तों सिरा विन्यास कैसा है, तो जालिका रूपी है। कैसे है, तो जालिका रूपी है। वहीं बात करें जो घास है उसमें समांतर होता है, इसमें समांतर होता है सिरा विन्यास। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो पूछा जाए कि समांतर सिरा विन्यास कहाँ पर देखने को मिलता है, तो घास में देखने को मिलता है। ठीक है, तो घास के पत्तियों में। उसके बाद बात करें तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे से बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ा जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बहुत सारे मात्रा में जल जो है पौधे छोड़ते हैं पौधा वायुमंडल में। ठीक है, और पत्ती में मंड पाया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि आलू में भी दोस्तों मंड पाया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। चलिए अब आगे देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण और किस प्रकार पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है, और इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। किसका, तो जल का और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होती है, O2 निष्कासित होती है, जिसको हम लोग सांस के रूप में ग्रहण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिसमें पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाने का काम करते हैं, और इसमें जो ऑक्सीजन निकलता है वो हमारे लिए क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अंततः पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है, और बाद में पत्तियों के द्वारा जो संश्लेषित भोजन होता है पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है, और इस तरीके से पौधे का विकास होता है। ठीक है,
बात करें तने की, तो तना पत्ती को जल पहुंचाता है। तना ही जो है दोस्तों पत्तियों को जल पहुंचाता है और तना पानी जल से प्राप्त करता है। तो पूछा जाए कि तना जो है पानी कहाँ से प्राप्त करता है, तो जल के थ्रू ही प्राप्त करता है और जल के थ्रू ही पानी में खनिज लवण भी घुलकर पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। ठीक है, तो खनिज लवण भी पौधा कहाँ से लेता है, तो मिट्टी से ही लेता है, जड़ के थ्रू। ठीक है, चलिए अब हम लोग जड़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जड़ पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखने और जकड़े रखने में मदद करती है। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक भी कहा जाता है। पौधे को स्थिर करके रखने वाला भी बोला जाता है जड़ में। यहाँ पर देखिए 2 गमला लिया गया है और एक जड़ रहित खरपतवार है और एक जड़ सहित है। ठीक है, तो इसमें जड़ लगा हुआ है। इसका विकास अगर 10 दिन बाद भी देखेंगे तो ये इसी तरीके से होगा। वहीं बात करें अगर इसमें जड़ नहीं है, 10 दिन बाद देखेंगे तो धीरे धीरे ये सूख जाएगा। वहीं बात करें तो यहाँ पर देखिए मक्के को किस तरीके से जड़ का विकास होता है वो दिखाया गया है और यहाँ पर चना का दिखाया गया है जड़ को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे तो 2 तरह का जड़ की बात की गई है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। मूसला जड़ जो है दोस्तों, मूसले जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। मुख्य जड़ जो होता है पौधे का उसको मूसला जड़ कहते हैं। छोटी जड़ को पार्श्व जड़ कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको जूम करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर एक मुख्य जड़ है जो इस तरीके से आया है, बाकी छोटा छोटा जड़ है। तो जो मुख्य जड़ है उसे ही क्या बोलते हैं, तो मूसला जड़ बोलते हैं। बाकी छोटी छोटी जड़ें जो होते हैं उसे पार्श्व जड़ कहते हैं। बाकी बात करें तो घास वाले में आपको एक जड़ मिलेगा जो कि सब एक तरह का होता है, इसमें कोई मूसला जड़ नहीं होता है। तो पूछा जाए तो किसमें मूसला जड़ नहीं होता है, तो घास में। ठीक है, और सभी जड़ एक समान, जिसे जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सभी जड़ जो एक समान होते हैं इसको रेशेदार जड़ बोलते हैं। पौधे को जड़ को हम पत्तियों के द्वारा भी देखकर बता सकते हैं। उसके सिरा विन्यास से हम पता कर सकते हैं कि इसमें किस प्रकार का जड़ होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि जड़ का क्या कार्य होता है। जड़ मिट्टी से जल का अवशोषण करती है तथा तना जल और खनिज को पत्तियों एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो जड़ क्या करता है, मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषित करता है और फिर तना उस जल और खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन को संश्लेषित करती है और यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाती है। ठीक है, कुछ खाने वाले जड़ भी हैं तो इसको भी देख लें। तो जैसे कि गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, टेपियोका, ये सब जो है दोस्तों क्या है, एक जड़ है जिसको हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं पुष्प के बारे में। देखिए पुष्प के बारे में पौधे का अगला भाग जो है वो है पुष्प, और पुष्प के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पुष्प यहाँ पर देख सकते हैं एक फूल का दिया गया है जिसमें ये जो भाग है इसको पंखुड़ी बोलते हैं, और जो ये ग्रीन वाला भाग ऊपर से दिख रहा है इसको पुष्प कलिका बोलते हैं, इसको बाह्य दल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में। ये जो है दोस्तों ये एक पूरा पुष्प बन चुका है और ये पुष्प कलिका है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। कली जो है अब फूल बन गया है। पंखुड़ी क्या होता है, तो खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग है जो पंखुड़ी है। ठीक है, और बाह्य दल छोटी पत्ती होती है जो पंखुड़ी के बाहर होता है। ठीक है, पुष्प के भाग को हम लोग बात करें तो पुष्प में आपको पुंकेसर, स्त्री केसर और परागकोश देखने को मिलता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं परागकोश जो ये दिख रहा है ऊपर में, इसको डिटेल भी पढ़ेंगे। स्त्री केसर यहाँ पर बीच में पाया जाता है और पुंकेसर यहाँ पर पाया जाता है, ये भाग। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुंकेसर को। पुंकेसर क्या होता है, तो यह एक पुष्प का नर प्रजनन अंग है। ध्यान रखेंगे पुंकेसर जो है नर प्रजनन अंग है जो परागकोश और तंतु से बना होता है। ये देखिए इसको बोलेंगे तंतु और ये है दोस्तों परागकोश। तो परागकोश और तंतु से मिलकर क्या बनता है, तो पुंकेसर बनता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और बाकी ये क्या है, तो नर प्रजनन अंग है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, तो परागकणों का उत्पादन करना और जो परागण के लिए आवश्यक होता है। तो पुंकेसर क्या करता है, परागकणों का उत्पादन करना जो परागण के लिए आवश्यक होता है। इसको डिटेल में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि क्या होता है पुंकेसर और कौन सा जनन अंग है
नर है या मादा है और उसका काम क्या है। चलिए अब हम लोग देखेंगे स्त्री केसर के बारे में। स्त्री केसर नाम में ही लगा हुआ है स्त्री, तो यह एक मादा प्रजनन अंग है, इसको ध्यान रखेंगे। यह फूल का मादा प्रजनन अंग है जो फूल के केंद्र में स्थित होता है। ठीक है, कहाँ होता है? तो फूल के केंद्र में होता है। स्त्री केसर के भाग की बात करें तो इसमें वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय पाया जाता है, और कई बार वर्तिका और वर्तिकाग्र में अंतर भी पूछा जाता है, तो इसको हम आगे के क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी बस आप जान लीजिए कि स्त्री केसर में 3 चीज़ होते हैं। सबसे ऊपरी भाग में होता है पर्तिकाग्र, और बीच में वर्तिका, और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं इस आकार में ये है अंडाशय। अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचना होती है, जैसे यहाँ पर देखिए अंडाशय को काटा गया है तो यहाँ पर एक गोल संरचना दिख रहा है। अंडाशय के आंतरिक संरचना लंबाई के हिसाब से काटे हैं तो ऐसा दिखेगा, और अनुप्रस्थ काटेंगे मतलब इस तरीके से तो आपको ऐसा दिखेगा। और इस गोल संरचना, जो छोटी छोटी गोल संरचना होती है, इसको बीजांड बोलते हैं। तो पूछा जाए कि बीजांड कहाँ पाया जाता है, तो स्त्री केसर में पाया जाता है। स्त्री केसर में कहाँ? तो अंडाशय में पाया जाता है। ठीक है, तो कैसी संरचना होती है? तो गोल संरचना होती है। तो ये सब चीज़ इस क्लास में हम लोग पढ़ें। पौधे के कुछ भाग जो बच गए हैं वो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या सभी फूलों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर पाए जाते हैं? तो बिल्कुल नहीं। कुछ पौधे में, कुछ पुष्पों में कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तो ये चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, और साथ ही दोस्तों जो क्लास 6 के बच्चे हैं, खासकर बिहार बोर्ड में भी अब NCERT लागू हो गया है, तो जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, तो और आपको अच्छी समझ विकसित हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।